कभी नोटिस किया है, हम पूरी जिंदगी किसी न किसी चीज़ का इंतज़ार करते रहते हैं। स्कूल में थे तो कॉलेज का, कॉलेज में थे तो जॉब का, जॉब में आए तो प्रमोशन का, प्रमोशन मिला तो फाइनेंशियल फ्रीडम का, और फिर शायद उसके बाद किसी और चीज़ का। लेकिन इसी इंतज़ार में एक अजीब चीज़ हो जाती है, हम जीना शुरू ही नहीं करते। कल रात एक किताब पढ़ने के बाद पहली बार मुझे ये बात थोड़ी डरावनी लगी, क्योंकि अचानक मुझे लगा कहीं मैं भी वही तो नहीं कर रहा, कहीं मैं भी अपनी पूरी जिंदगी किसी फ्यूचर मोमेंट का इंतजार करते करते तो नहीं निकाल रहा। ये सवाल मेरे दिमाग में तब आया जब मैं जापान के ओकिनावा नाम की जगह के बारे में पढ़ रहा था। दुनिया की उन जगहों में से एक जहां लोग असाधारण रूप से लंबा जीते हैं, लेकिन उनकी उम्र ने मुझे सबसे ज्यादा हैरान नहीं किया। मुझे हैरानी इस बात पर हुई कि उनके पास सुबह उठने की वजह थी। एक 95 साल का आदमी, न कोई प्रमोशन चाहिए, न कोई करियर रेस जीतनी है, न किसी को कुछ प्रूव करना है, फिर भी वो सुबह उठता है और उठने का इंतजार करता है। और सच कहूं, उसी मोमेंट पर मुझे पहली बार यकीन नहीं रहा कि मेरे पास भी ऐसी कोई वजह है या नहीं। और शायद यही सवाल इकिगाई की पूरी कहानी की शुरुआत है। जब मैंने इस किताब को उठाया था तो मुझे लगा था कि ये भी शायद पर्पस खोजने वाली उन्हीं किताबों में से एक होगी। कुछ मोटिवेशनल बातें होंगी, कुछ इंस्पायरिंग कोट्स होंगे, और फिर आखिर में वही पुरानी सलाह, अपने पैशन को फॉलो करो। लेकिन किताब ने शुरुआत से ही मेरी उम्मीदों को थोड़ा हिला दिया, क्योंकि यहाँ पर्पस किसी बड़े मिशन की तरह नहीं दिखाया गया। यहाँ पर्पस बहुत छोटा है, इतना छोटा कि पहली बार सुनकर शायद आपको लगे कि इसमें खास बात ही क्या है। किसी के लिए सुबह की वॉक, किसी के लिए बगीचे की देखभाल, किसी के लिए अपने दोस्तों से मिलना, किसी के लिए हर दिन अपने हाथों से कुछ बनाना। और यहीं मुझे पहली बार लगा कि शायद हम पर्पस को गलत जगह ढूंढ रहे हैं। हम उसे हमेशा किसी बड़ी अचीवमेंट में ढूंढते हैं, जबकि हो सकता है वो किसी छोटी आदत में छिपा हो। मुझे याद है बचपन में हम बिना किसी बड़े रीजन के भी खुश हो जाते थे। दोस्त बुला ले तो खुशी, बारिश हो जाए तो खुशी, नया क्रिकेट बैट मिल जाए तो खुशी। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, खुशी के लिए कंडीशंस बढ़ती गईं। अब प्रमोशन चाहिए, अब सैलरी बढ़नी चाहिए, अब घर चाहिए, अब फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, और फिर धीरे धीरे हमारी खुशी फ्यूचर की होस्टेज बन जाती है। हम सोचते रहते हैं कि बस अगली अचीवमेंट के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शायद यही ट्रैप है, क्योंकि अगली अचीवमेंट के बाद अगला टारगेट तैयार खड़ा होता है और जिंदगी एक एंडलेस वेटिंग रूम बन जाती है। यही किताब का पहला बड़ा आइडिया सामने आता है। इकिगाई कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई ऐसी जगह नहीं जहां एक दिन पहुंचकर सब क्लियर हो जाए। ये ज्यादा एक डेली प्रैक्टिस की तरह है, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से आप कल सुबह उठना चाहते हो। और ऑनेस्टली, ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, समझने में उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग पर्पस को फ्यूचर में खोजने के लिए ट्रेन किए गए हैं, प्रेजेंट में नहीं। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, अगर पर्पस इतना छोटा और सिंपल है, तो फिर हम इतने स्ट्रेस्ड क्यों हैं, इतने डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं, इतने एग्जॉस्टेड क्यों हैं? इस सवाल का जवाब किताब एक ऐसे कॉन्सेप्ट से देती है जिसे पढ़ते समय मुझे लगा कि शायद यही पूरी किताब का दिल है, फ्लो। पहली बार ये शब्द सुनकर मुझे लगा कोई साइकोलॉजी टर्म होगी, लेकिन फिर मैंने अपनी जिंदगी के कुछ मोमेंट्स याद किए। शायद आपने भी महसूस किया होगा, कभी कोई ऐसा काम किया है जिसमें समय का पता ही नहीं चला। आपने सोचा था 10 मिनट हुए होंगे, और अचानक देखा तो 1.5 घंटा निकल चुका था। कभी पढ़ाई करते समय, कभी ड्राइंग बनाते समय, कभी कोडिंग करते समय, कभी क्रिकेट खेलते समय, कभी किसी दोस्त के साथ इतनी अच्छी बातचीत में कि फोन देखने का भी मन नहीं हुआ। वो फीलिंग अलग होती है। वहां आप फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते, पास्ट के बारे में भी नहीं, आप सिर्फ उसी काम में होते हो पूरी तरह। और शायद इसी वजह से वो मोमेंट्स याद रह जाते हैं। किताब कहती है कि ऐसे मोमेंट्स सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये जिंदगी को मीनिंगफुल महसूस कराने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और जितना मैंने इस बारे में सोचा, उतना एक अनकंफर्टेबल ऑब्जर्वेशन सामने आया। हमारी पूरी मॉडर्न लाइफ फ्लो के खिलाफ बनी हुई लगती है। फोन, नोटिफिकेशंस, शॉर्ट वीडियोस, मैसेजेस, ईमेल्स, हर चीज हमारा अटेंशन खींच रही है।
हम किसी एक काम के साथ 5 मिनट भी नहीं बैठ पाते और फिर कहते हैं कि हमें किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता। लेकिन क्या पता प्रॉब्लम ये ना हो कि हमें मज़ा नहीं आता। क्या पता प्रॉब्लम ये हो कि हम किसी चीज़ के साथ इनफ टाइम ही नहीं बिताते। क्योंकि फ्लो शुरू होने से पहले बोर्डम आता है, थोड़ी बेचैनी आती है, थोड़ा स्ट्रगल आता है और हम उससे पहले ही फ़ोन उठा लेते हैं। यही किताब की एक बात मुझे बहुत प्रैक्टिकल लगी। इकिगाई हमेशा किसी ग्रैंड पर्पस का नाम नहीं है। कई बार वो किसी साधारण काम में पूरी तरह डूब जाने का नाम है। बर्तन धोना, गार्डनिंग करना, कुकिंग करना, वॉकिंग करना, कोई हॉबी करना, ऐसी चीजें जिन्हें सोशल मीडिया ग्लैमरस नहीं मानेगा, लेकिन शायद आपका दिमाग और दिल दोनों उन्हें अप्रिशिएट करेंगे। और यही मुझे किताब की सबसे सरप्राइजिंग बात मिली, रिटायरमेंट। किताब लगभग चैलेंज करती है उस आइडिया को जिसे हम नॉर्मल मानते हैं कि जिंदगी का लक्ष्य एक दिन रिटायर होकर आराम करना है। पहली बार पढ़कर मुझे लगा ये थोड़ा एक्सट्रीम नहीं है। आखिर इंसान पूरी जिंदगी मेहनत ही तो इसलिए करता है कि एक दिन आराम कर सके। लेकिन फिर किताब एक अलग पॉइंट रखती है। वो कहती है कि प्रॉब्लम काम करने में नहीं है, प्रॉब्लम मीनिंगलेस काम करने में है। और शायद इंसान काम से नहीं थकता, मीनिंग की कमी से थकता है। ओकिनावा में बहुत से लोग ऑफिशियली रिटायर हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं। वो आज भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कोई खेती करता है, कोई बागवानी करता है, कोई बच्चों को सिखाता है, कोई कम्युनिटी के लिए काम करता है। उनकी जिंदगी में एक्टिविटी खत्म नहीं होती और शायद इसी वजह से पर्पस भी खत्म नहीं होता। मुझे यहाँ अपने आसपास के कुछ लोग याद आए, ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी नौकरी की, फिर रिटायरमेंट आई। शुरू के कुछ महीने अच्छे लगे, लेकिन उसके बाद एक अजीब खालीपन शुरू हो गया, क्योंकि अचानक वो वजह गायब हो गई जिसके लिए वो हर सुबह उठते थे। तब पहली बार मुझे किताब की बात थोड़ी समझ आई। शायद गोल जल्दी रिटायर होना नहीं है, शायद गोल वो चीज ढूंढना है जिसे आप उम्र बढ़ने के बाद भी छोड़ना न चाहो। लेकिन यहाँ एक बात है जहां मैं पूरी तरह किताब से सहमत नहीं हूं, क्योंकि हर इंसान की रियलिटी अलग है। हर किसी के पास अपनी पसंद का काम करने की आज़ादी नहीं होती, हर किसी के पास समय नहीं होता, हर किसी के पास विकल्प नहीं होते। और शायद यहीं से किताब का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि पर्पस की बात करना आसान है, लेकिन रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच पर्पस को बचाकर रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि पर्पस की बात करना आसान है, लेकिन रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच पर्पस को बचाकर रखना कहीं ज्यादा मुश्किल है। यहीं से किताब का एक ऐसा हिस्सा शुरू होता है जिसके बारे में लोग उतनी बात नहीं करते जितनी करनी चाहिए। और मजेदार बात यह है कि इसका रिलेशन पर्पस से कोहम और लोगों से ज्यादा है। किताब में एक शब्द बार बार आता है, मोआई। पहली बार पढ़ा तो मुझे लगा कोई जापानी फिलॉसफी होगी, लेकिन असल में ये बहुत सिंपल आइडिया है। वो मतलब ऐसा छोटा ग्रुप जो सिर्फ दोस्त नहीं होता, एक सपोर्ट सिस्टम होता है। ऐसे लोग जो सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, बुरे दिनों में भी साथ रहते हैं, जो सिर्फ बर्थडे विश नहीं करते बल्कि मुश्किल समय में दरवाजे पर खड़े मिलते हैं। और ये पढ़ते समय मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। शायद ओकिनावा के लोग सिर्फ इसलिए लंबा नहीं जीते क्योंकि वो हेल्दी खाते हैं, शायद वो इसलिए भी लंबा जीते हैं क्योंकि वो अकेले नहीं जीते। मैं नहीं जानता आपने ये महसूस किया है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है हमारी जनरेशन के साथ एक अजीब कंट्राडिक्शन चल रहा है। हम पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं और शायद पहले से ज्यादा अकेले भी। फोन में सैकड़ों कॉन्टैक्ट्स हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, लेकिन अगर रात को 2 बजे कोई मुश्किल आ जाए तो कितने लोगों को कॉल कर सकते हो? यही सवाल मुझे किताब पढ़ते समय बार बार परेशान कर रहा था, क्योंकि पर्पस की बात हम बहुत करते हैं, लेकिन बिलोंगिंग की बात बहुत कम करते हैं। जबकि शायद इंसान को सिर्फ किसी काम की नहीं, किसी अपने की भी ज़रूरत होती है। मुझे अपना बचपन याद आता है, मोहल्ले की क्रिकेट, शाम की बेकार बातें, बिना किसी वजह दोस्त के घर चले जाना। किसी के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन फिर भी अकेलापन कम था। आज रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एंटरटेनमेंट ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन कई बार कनेक्शन कम महसूस होता है। और शायद इसी वजह से किताब कहती है कि लंबी जिंदगी सिर्फ अच्छी डाइट से नहीं बनती, अच्छे रिश्तों से भी बनती है। क्योंकि जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप हंस सकते हो, रो सकते हो, अपनी बात कह सकते हो,
तो ज़िंदगी का वज़न थोड़ा हल्का हो जाता है। और ऑनेस्टली किताब का ये हिस्सा मुझे पर्पस वाले हिस्से से भी ज़्यादा प्रैक्टिकल लगा, क्योंकि अगर आज कोई मुझसे पूछे कि लंबी ज़िंदगी का सबसे अंडररेटेड सीक्रेट क्या है, तो शायद मैं कहूँगा अकेले मत जियो। लेकिन किताब यहीं नहीं रुकती। वो एक और ऐसी चीज़ की बात करती है जो सुनने में बहुत छोटी लगती है, इतनी छोटी कि पहली बार पढ़कर मुझे लगा बस यही। इस कॉन्सेप्ट का नाम है हरा हाचिबू। ओकिनावा के लोग एक आदत फॉलो करते हैं। वो पेट पूरी तरह भरने से पहले खाना बंद कर देते हैं, लगभग 80% तक, और फिर रुक जाते हैं। पहली बार पढ़ते समय मुझे ये कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया नहीं लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स अक्सर बड़ी चीज़ों से नहीं आती, छोटी चीज़ों की डेली रेपिटेशन से आती हैं। एक दिन ज़्यादा खाना कोई प्रॉब्लम नहीं, हर दिन ज़्यादा खाना प्रॉब्लम है। एक दिन कम सोना कोई प्रॉब्लम नहीं, हर दिन कम सोना प्रॉब्लम है। एक दिन फ़ोन ज़्यादा चलाना कोई प्रॉब्लम नहीं, हर दिन अटेंशन बिखरा रहना प्रॉब्लम है। और शायद इसी वजह से ओकिनावा के लोगों की लाइफस्टाइल इंटरेस्टिंग है। वो एक्सट्रीम नहीं है, वो मिरेकल सर्च नहीं कर रहे, वो शॉर्टकट नहीं ढूंढ रहे, वो बस छोटी छोटी चीज़ें लगातार करते हैं, सालों तक, दशकों तक। और शायद यही बोरिंग कंसिस्टेंसी वो चीज़ है जिसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि हम रिजल्ट देखना चाहते हैं, लेकिन नेचर प्रोसेस पर काम करती है। एक पेड़ रातों रात बड़ा नहीं होता, एक रिश्ता एक दिन में गहरा नहीं होता, एक मीनिंगफुल लाइफ भी शायद एक दिन में नहीं बनती। और यहीं आकर मुझे किताब से फिर थोड़ा डिसएग्रीमेंट महसूस हुआ, क्योंकि किताब कई बार चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा सिंपल बना देती है। ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हो सकती, जेनेटिक्स का भी रोल है, क्लाइमेट का भी रोल है, एनवायरनमेंट का भी रोल है। और फिर एक दूसरी बात, भारत की रियलिटी जापान से अलग है। यहाँ करोड़ों लोग ऐसे हैं जो पर्पस की तलाश में नहीं, सर्वाइवल की दौड़ में लगे हुए हैं। ईएमआई है, घर की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, जॉब इनसिक्योरिटी है। और ऐसे में अगर कोई सिर्फ ये कह दे जो पसंद है वही करो, तो बात थोड़ी अधूरी लगती है। मुझे एक लड़का याद आता है। मान लो वो बैंक में नौकरी करता है, नौकरी उसे बहुत पसंद नहीं, लेकिन उसी सैलरी से घर चलता है, पेरेंट्स उसी पर डिपेंड है, हर महीने ईएमआई कटती है, और उसी समय सोशल मीडिया उसे बोल रहा है क्विट योर जॉब, फॉलो योर पैशन, टेक द लीप। लेकिन शायद उसका इकिगाई नौकरी छोड़ने में नहीं है, शायद उसका इकिगाई नौकरी के बाद वाले 1 घंटे में है, जब वो गिटार उठाता है, जब वो बच्चों को पढ़ाता है, जब वो वीकेंड पर कुछ ऐसा करता है जिससे उसे महसूस होता है कि वो सिर्फ अर्निंग मशीन नहीं है। और यही किताब की एक बात मुझे सच में वैल्यूएबल लगी, पर्पस हमेशा प्रोफेशन नहीं होता। ये शायद इस किताब का सबसे मिसअंडरस्टैंड आइडिया है। हम सोचते हैं कि इकिगाई मतलब परफेक्ट करियर, लेकिन किताब बार बार इशारा करती है कि इकिगाई कई रूपों में आ सकता है। एक हॉबी, एक रिश्ता, एक कम्युनिटी, एक कला, एक रूटीन, या फिर कोई ऐसा छोटा काम जिसके बारे में दुनिया को कभी पता भी ना चले। और शायद इसी वजह से किताब खत्म होने के बाद भी मेरे दिमाग में एक सवाल बचा रह गया। अगर इकिगाई कोई मैजिकल कॉलिंग नहीं है, अगर वो कोई परफेक्ट करियर नहीं है, अगर वो कोई हिडन डेस्टिनी नहीं है, तो फिर क्या हुआ है अगर हम उसे गलत जगह ढूंढ रहे हो? क्या पता वो किसी फ्यूचर अचीवमेंट में नहीं, बल्कि उन छोटी चीज़ों में छिपा हो जिन्हें हम हर दिन इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। मुझे नहीं पता। और शायद यही वजह है कि किताब खत्म होने के बाद भी बातचीत खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल किताब का नहीं रह जाता, सवाल हमारा हो जाता है। कल सुबह जब अलार्म बजेगा तो क्या हमारे पास उठने की कोई ऐसी वजह होगी जो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि खुशी भी हो?